जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला, जिसमें कि संभावित प्रश्न पत्र हैं जो 2022-2023 में इनमें से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए आप ए और बी सेट देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मास्टर पेपर याद करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 100% आपका रिजल्ट रहेगा। 100 में से 100 अंक आपके आने की संभावना है। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो उसी श्रृंखला में आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा थी, वो सेट में लेके आया हूँ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वार्षिक टेस्ट पेपर संभावित 2022-2023 सेट बी इतिहास। इसमें से आपके 1 से 5 तक के प्रश्न रहेंगे बहुकल्पीय। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, यानी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनको ये सब जानकारी प्राप्त होती रहे, जिससे वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जय हिंद विद्यार्थियों। ये सामने है आपके बी सेट। पहला प्रश्न है इसका, भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो अब लिखेंगे हम हड़प्पा काल में। हड़प्पा में लिखी जाती है दाएं से बाएं, लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, उपरोक्त सभी था, बाढ़, नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। क्या लिखेंगे हम? उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु था, तो कौन था? बैल था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, क्या थी? पाटलिपुत्र लिख देंगे हम। मौर्य प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हम लिखेंगे हरिसेन। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? बाणभट्ट लिखेंगे हम। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो लिखेंगे हम भगवद गीता। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया भिक्षुणियाँ कहलाई थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथ से हमें संप्रदाय महायान व हीनयान की जानकारी मिलती है। बात जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। बात जोड़ी मिलाइए, जोड़ी आई थी आपकी। जोड़ी आएगी इस प्रकार से, किताब उल हिंद किसने लिखी? अल बरूनी ने। बरबोशा पुर्तगाली नाविक था। हिंदू शब्द सिंधु नदी से बना था। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी संबंधित थे। हिंदी का तोता किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे। विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। अब सत्य हैं ये, तो पहला असत्य है आपका। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, सत्य। 17 लाख 17वीं सदी में भारत में निर्यात होने वाला प्रमुख वस्तु थी। लाख 17वीं शताब्दी में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। तीसरा सत्य, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1885 में ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। असत्य, राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। सत्य, सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। असत्य, जीन से कामिल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? अब एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर देना है आप लोगों को, ध्यान दें आप लोग। जिन से कामिल और का प्रयोग किसके लिए? फसलों के लिए किया गया था। मुकद्दम या मंडल कौन होता था? गांव का मुखिया हुआ करता था। 1857 के विद्रोह में के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन से थे? रोटी और कमल। अंग्रेजों का सबसे घृणित कानून कौन सा था? नमक कानून। टिप्पणी लिखिए, सत्याग्रह सीमांत गांधी, है ना। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। सीमांत गांधी किसे कहा गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को। सोमनाथ लहरी जवाहरलाल नेहरू को किस बात की बधाई दी थी? तो बोलने की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए आप। फिर आपके 6 से 15 तक प्रश्न बनते हैं, बेटा 2 अंक के रहते हैं ये। 2 अंक के प्रश्न, अगर ये सब प्रश्न आता है तो आपके 100 में से 100 अंक कहीं नहीं गए, ये ध्यान देना। आप लोग इस वीडियो को भी देखते हैं आप, तो आपके अच्छे नंबर आने की बहुत अधिक संभावना है। इस पेपर को ए और बी सेट मास्टर पेपर इनको याद करते हैं आप, तो आपका 100% कहीं से भी कुछ भी बाहर छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। अब प्रश्न बनते हैं आप बी सेट के 6 से 15 तक, 2 अंक के। पहला प्रश्न है, अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग लिखिए। तो अवतल चक्की अनाज पीसने का यंत्र।
बड़ी संख्या में मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषता पूछी जाएगी आपसे, तो लिख देंगे हम, प्रथम बार नगरों के उदय के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता था। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा गया। प्रश्न था आपका, इब्नामा तूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया था, तो लिखेंगे हम, इब्नामा तूता ने बाजार का वर्णन किया था कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता था। यह सबसे विशाल सुंदर बाजारों में से एक था। यह बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों की कालीनों से सजाया गया और दुकानों के मध्य में झूला जिस पर गायिका बैठती है। हिंदू शासक एवं कई मुस्लिम शासक गाना सुनने यहाँ जाया करते थे। सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के विवरण की समीक्षा कीजिए। तो सती प्रथा के संबंध में बर्नियर का वर्णन है। बर्नियर ने लिखा है कि कुछ स्त्रियां अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी सती हो जाया करती थी, किंतु अधिकांश को जबरन सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा का जो विवरण दिया है वह मार्मिक और दुखित विवरण है। उसने लिखा है कि लाहौर में मैंने बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, बलि होते देखा गया था, उसे जलाया गया था। कबीरदास की वाणी कितनी परिपाटियों में संकलित है, तो कबीरदास की वाणी 3 परिपाटियों में संकलित है, जिसको बोलते हैं हम सखी सबद रमेनी, जो बीजक में संकलित है। टिप्पणी लिखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इस पंथ को मानने लोगों को का से शुरू होने वाली 5 चीज़ों को रखना पड़ता था, केस, कृपाण, कच्छ, कड़ा और कंघी। बाद में यह धार्मिक सैनिक जाति में ही बदल दिया। अमृतसर सिख धर्म का मुख्य केंद्र है, तीर्थ बन गया। आदि गुरु ग्रंथ साहिब उनका धर्म ग्रंथ है। अमर नायक शब्द का अर्थ क्या है, तो विजयनगर में सेना के प्रमुख को अमर नायक कहा जाता था, जिन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। किसानों, व्यापारियों तथा अन्य कारीगर आदि से भू राजस्व कर तथा अन्य तरह के करों की वसूली करते थे। वे कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तथा शेष भाग और राज्य के लिए जमा करते थे। इंडो इस्लामिक शैली क्या थी, तो हिंदू वास्तुकला में जहाँ भवन निर्माण में पत्थरों, स्तंभों, तीरों का प्रयोग किया जाता था, वहीं इस्लामिक स्थापत्य कला में नोकदार, मेहरबा, गुंबद आदि बनाए जाते थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में इस मिश्रण से कला की एक नई तकनीक विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। सराफ किन्हें कहते थे, सराफ किन्हें कहा जाता था। 7वीं सदी में भारत के गांव में मुद्रा की फेरबदल करने वाले सराफ कहलाते थे। अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपयों की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसों की कीमत, ऐसा करते थे ये। जाति पंचायतें समाज में किस प्रकार नियंत्रण रखती थी। जाति पंचायत, जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। पंचायत एक तरह का अल्पतंत्र थी। पंचायत का फैसला सभी ग्रामीणों को मान्य रहता था। पंचायत का सरदार मुकद्दम या मंडल कहलाता था। पंचायत के लोग अपनी जाति की हदों को पार न करें, अगर ऐसा करें तो जुर्माना और निष्कासित भी कर सकती थी। ध्यान दें आप लोग। आगे बात करें, सांथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सांथाल विद्रोह 1855 में 1855-56 में सांथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सीदो और कानो ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस विद्रोह में लगभग 30,000 सांथालियों को गोलियों से भून डाला गया था। रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी में सर मनरो थॉमस ने मद्रास और मुंबई प्रांत में लागू की गई थी। रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत किसानों व सरकारों के मध्य जमींदार, नंबरदार, ताल्लुकेदार ऐसा कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। इसमें किसान की भूमि का सर्वे करके लगान को एक रजिस्टर में अधिकारी किया करता था, जिससे लगान का सीधा रैयत के पास पहुंचता था। इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी कहा गया था। ध्यान दें आप लोग। विद्रोह के समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1860 तक रहा था। सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, इसे स्वीकार करने वाले 4 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए, तो सहायक संधि को 1798 से 1805 तक
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। इसे स्वीकार करने वाली 4 प्रमुख शक्तियों के नाम थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, सिंधिया 1804 में। दांडी यात्रा कब और प्रारंभ और समाप्त हुई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रह के साथ दांडी के लिए कूच किया और 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने विधिवत नमक कानून तोड़ा था। पहला दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंत में हुआ था। दोनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। गांधी जी पहले में नहीं दूसरे में शामिल हुए थे, ध्यान रखना आप लोग। सरदार पटेल ने यह क्यों कहा कि अंग्रेज चले गए और शरारत के बीज छोड़ गए? सरदार पटेल ने इसलिए कहा, संविधान सभा की बैठक सरदार पटेल ने कहा था कि अंग्रेज जाते जाते अपने शरारत कर गए, देश को भारत पाकिस्तान कर अनेक समस्या पैदा कर गए थे। पटेल ने कहा कि बहस के दौरान कहा कि अंग्रेज तो चले गए पर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। प्रश्न, हिंदुस्तानी भाषा क्यों होनी चाहिए? समझाइए। हिंदुस्तानी भाषा क्या होनी चाहिए, समझाइए। तो हिंदुस्तानी भाषा महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की निम्न विशेषता बताई थी। राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, वह ना तो संस्कृत निष्ठ हो, हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेना चाहिए। विदेशी भाषाओं के लिए से शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा को अच्छी तरह हमारी असली से धूल मिल जाए। अगला आता है आपका प्रश्न नंबर 15वां, 2 नंबर का। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है? तो संघ सूची नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन विषयों का वर्णन करता है। राज्य सूची राज्य के अधीन क्षेत्रों के तहत विषयों का वर्णन करता है। समवर्ती सूची है ना, उन विषयों का वर्णन करती है जो राज्य और केंद्र दोनों संयुक्त रूप से इसका उपयोग करते हैं। संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई थी? तो संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र की शक्ति है ना, भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधता से परिपूर्ण है। मतलब भारत क्षेत्र बहुत जनसंख्या से बड़ा है, विशाल है, विविधतापूर्ण है। भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था। भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ की व्यवस्था की दुर्बलता को दूर कर रखने के लिए उत्सुक थे। भारत के संघीय शासन में एकात्म शासन के कुछ लक्षण को अपना लिया गया था। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 8, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम हमारी साउसर आर्ट्स कोचिंग क्लास पर कम शुल्क में उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। अनुशासन और सभी चीज़ों का हम पालन करते हैं। सर्व सुविधा युक्त डिजिटल क्लासेस रूम है हमारे पास, है ना। हम सभी प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों को गाइडलाइन करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं समय समय पर, है ना। यही हमारी मुख्य विशेषता है। तो मेरा यही कहना आपसे, आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। प्रश्न नंबर 16 से 19, इतिहास का अगर आप ये सेट देख लेते हैं, ए सेट और बी सेट, एक भी सेट देख ले तो भी आपको पास होने की काफ़ी उम्मीदें बन जाती है आपकी। ए और बी सेट देखते तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। ए बी ओ मास्टर पेपर देखते तो 100 में से 100 नंबर आपके आने की संभावनाएं निश्चित है, 100% है। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसी थ्योरी को हम लेके आए हैं। प्रश्न नंबर 16 से 19 की बात करते हैं हम। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष लिखिए। प्रश्न नंबर 16, तो श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध, अस्पृश्यता, एकता में बाधक, व्यवसाय में अनुपयुक्त। 3 नंबर का है, मात्र 3 भी आप पॉइंट लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आप। तो लिखिए श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध, चूँकि व्यक्ति को अपनी जाति व्यवसाय को ही करना पड़ता था, जिसे वह अपनी इच्छा के अथवा अनिच्छा के अनुसार बदल नहीं सकता था, अतः इससे श्रम की गतिशीलता को रोका है, इससे गतिहीनता उत्पन्न हुई है। ध्यान देना आप लोग। अस्पृश्यता, इसने अस्पृश्यता को जन्म दिया। छुआछूत, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्य जाति व्यवस्था की सबसे घृणात्मक अभिव्यक्ति है। अधिकांश लोग दासता की स्थिति में पहुंच गए, इसने जातिवाद को जन्म दिया है। एकता में बाधक, ध्यान दें, इसने एक जाति को दूसरी जाति में पृथक करके उनके बीच किसी भी सामाजिक समागम को प्रतिबंधित करके हिंदू समाज में
सद्भाव एवं एकता के विकास को रोका है, हिंदू समाज का विघटन किया है और निर्बल बना दिया है। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न बनेगा आपका। तो कुल और जाति, कुल ऐसे समूह जिसके सदस्यों के रक्त संबंध हो, एक परंपरागत वंशानुगत संबंधन को स्वीकार करते हो, भले ही वो मातृरेखीय हो या पितृरेखीय हो। जाति, जबकि जाति का समूह विशाल स्तर का है, एक ही पेशे या संस्कृति के विशेष में संबंध रखने वाले लोगों के समूह को जाति या एक जाति में कई कुल हो सकते हैं। प्रश्न बनता 17वां, सांची के बौद्ध स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। तो भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया और उनको पुरावेशों को संरक्षित किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथ को सुल्ताना जहां को समर्पित किया। 1818 में इस स्तूप को खोज के बाद बहुत से यूरोपीय व इसके पुरास्पर्श से पूरे प्रति विशेष आकर्षण था। अब इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। महात्मा बुद्ध के तीन उपदेशों को लिखिए। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है: साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मण, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। कोई 3 उपदेश लिख देना आप लोग, काम चल जाएगा आपका, है ना। मैंने बता दिया आपको 8 उपदेश। तो साम्यक दृष्टि क्या लिखेंगे हम इसमें? हमेशा अच्छा देखो। साम्यक संकल्प, अच्छी इच्छा करो। साम्यक वाक, सदा सत्य बोलो, किसी की निंदा मत करो। यही श्रेष्ठ उद्देश्य बताए थे महात्मा बुद्ध। विजयनगर, अगला प्रश्न था, विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना प्रणाली को समझाइए। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नाम नदी पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी, आश्चर्यजनक ग्रेनाइट पहाड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ नीचे तुंगभद्रा नदी बहती थी, इसलिए विजयनगर के शासकों ने पानी के भंडारण के लिए बड़े तटबंध बनाए थे, मतलब बांध बनाए थे। ध्यान दें आप, हीरिया नगर से तुंगभद्रा नदी के पार एक बांध से पानी खींचा जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। उन्होंने विभिन्न आकारों के जलाशयों का भी निर्माण किया था। ये वर्षा के जल को संग्रहित करने की भी व्यवस्था भी करते थे, क्योंकि यह प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र था। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलाबंद भूभाग में क्यों शामिल किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलाबंद भूभाग में निम्न कारणों से शामिल किया गया था। नंबर 1, किलाबंदी के अंदर कृषि क्षेत्र को लेने से कृषि फसल को सुरक्षा बनी रहती थी। इसमें जंगली जानवर तथा अन्य नुकसान नहीं कर पाते थे। इसमें पहली और दूसरी तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास होते थे। इसका एक लाभ यह भी होता था कि जहाँ धन उगाते थे वहाँ उद्यान होते थे, वहाँ जल आसानी से मिल जाता था जो झीलों में लाया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप उपज अच्छी हो जाया करती थी। तीसरा, किलाबंदी क्षेत्र में विशाल अन्नगार होने के कारण दुश्मन द्वारा वर्षों तक चलने वाली घेराबंदियों में अनाज की कमी नहीं होती थी। किलाबंदी के कारण खेतों में बड़ी खड़ी फसलें शत्रु द्वारा किए जाने वाले हमले में विनाश से बच जाती थी। किसान अपने अनाज को अन्नगारों में सुरक्षित रख सकता था और आवश्यकता पड़ने पर उसमें निकाला जा सकता था। देसी राजाओं ने कंपनी शासन के प्रति असंतोष के क्या कारण थे जिन्होंने उन्हें विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया? विवेचना कीजिए। प्रश्न है आपका, तो हम लिखेंगे देसी राजाओं में कंपनी शासन के प्रति असंतोष के निम्न प्रमुख कारण थे। उन्हें विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने राजाओं में असंतोष बढ़ा दिया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1853 झांसी, 1854 नागपुर, अवध आदि राज्यों को जबरदस्ती अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था। साथ ही राजा महाराजाओं के साथ अन्यायपूर्ण अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, जिससे उनमें असंतोष बढ़ गया था। सारे प्रयासों के बावजूद विद्रोह असफल हुआ। इसकी असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, इसका जवाब देंगे हम लोग। भाई क्या कारण से असफल रहा, तो उत्तर लिखेंगे हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों को निम्नलिखित हैं। क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ व सीमित क्षेत्र में होना,
एक उद्देश्य, एक योग्य नेतृत्व का अभाव होना, सहयोग व संगठन का अभाव होना, संसाधनों की कमी होना, यातायात और संचार के साधनों का अभाव होना। नंबर 1, क्रांति का समय से पूर्व व सीमित क्षेत्रों में होना। कोई 3 पॉइंट लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ध्यान दें। तो क्रांति के लिए 31 मई 1857 निश्चित किया गया था, परंतु बैरकपुर तथा मेरठ की घटनाओं के कारण क्रांति समय से पहले प्रारंभ हो गई, जिससे सभी जगह एक साथ क्रांति नहीं हुई और क्रांतिकारियों का क्षेत्र सीमित होने के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। एक उद्देश्य व एक योग्य नेतृत्व का अभाव। क्रांति में भाग लेने वाले किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं लड़ रहे थे। जैसे कोई धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था, कोई अपने राज्य की रक्षा के लिए, कोई देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। यद्यपि क्रांति में बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई आदि ने नेतृत्व किया, किंतु सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता की कमी थी, जिससे योग्य नेतृत्व नहीं मिल पाया। ध्यान दें आप। सहयोग व संगठन का अभाव होना। क्रांति में अधिकांश जमींदार राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा संगठन में कमी होने के कारण क्रांति को व्यापक नहीं बनाया जा सका। संसाधनों की कमी होना। क्रांतिकारियों के पास तलवार व कुछ पुराने किस्म के अस्त्र शस्त्र थे, इनकी तुलना में अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार व तोपखाना था। यातायात और संचार के साधनों का अभाव होना। अंग्रेजों के पास यातायात संचार के नवीन साधन थे, जैसे रेल, डाक, तार व अन्य साधन। अंग्रेजों के पास इनकी सहायता से विद्रोह को दबाने में वो सफल रहे थे। प्रश्न नंबर जनता है 20 से 23। ये प्रश्न नंबर आपके जो आए, प्रश्न नंबर 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। इनको बेटा कम से कम 120 शब्दों में लिखना होगा, मतलब 12 या 14 लाइन में आपको लिखना होंगे। बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक हैं ये, इसका ध्यान रखना आप लोग, है ना। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। देखिए प्रश्न नंबर 20वां है, मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मौर्य वंश के इतिहास जानने के साधनों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष संस्कृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, यूनानियों के यात्रा वृत्तांत व पुरातात्विक स्रोत। धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष संस्कृत साहित्य, पुराणों, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र, व्रत कथा मंजरी, संयमदेव, कथाश्रीत, कालिदास, मालविका मित्रम आदि। बौद्ध साहित्य की बात करें तो दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, मिलनपाना, दिव्यवादन, मंजूश्री कल्प आदि लिख देंगे हम। जैन साहित्य भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर, सूरी का विविध तीर्थकला, श्रीचंद्र कोश, कथा कोश का हरिसेन, व्रत कथा कोश आदि। यूनानियों के यात्रा वृत्तांत, मेगास्थनीज का इंडिका, स्ट्रेबो, प्लिनी, डियोडोरस, जस्टिन आदि के यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, है ना, मोहरे, सिक्के, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र, भोजपत्र, अशोक के 14 अभिलेख जो खरोष्टी व अरमाइका लिपि में लिखे गए थे। सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप विद्वानों ने पढ़ा था इस लिपि को। अशोक के अभिलेखों को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। एक 14 सब शिलालेख, पहला 14 शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा स्तंभ अभिलेख और अंतिम चौथा लघु स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न, महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध बिगड़ते क्यों चले गए? तो महाजनपदों में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया, साथ ही इसके द्वारा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। किले बनवाने से उनके अंदर के लोगों और क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना आसान होता था। महाजनपदों में राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई थी, जिसे किलाबंदी कहा गया था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाने लगे थे। अब साथ ही अभी बड़ी सेना नियमित वेतन देकर साल भर रखने लगे थे। इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लाने के लिए उपहार पर निर्भर न रहकर उन्होंने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था। कर का सबसे बड़ा हिस्सा कृषकों को चुकाना पड़ता था, किसानों को चुकाना पड़ता था। उन्हें अपनी उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में चुकाना पड़ता था, जिसे भाग कहा जाता था। शिल्प पर भी कर लगाया जाता था, श्रम कर के रूप में भी होता था। चारों ओर से भी कर अदायगी अपेक्षित थी। व्यापार के माध्यम से खरीदी बिक्री की जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। इससे प्रजा दुखी हो गई और महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध बिगड़ते चले गए। बात करते हैं भक्ति परंपरा में शंकर देव के योगदान को रेखांकित कीजिए। शंकर देव का क्या योगदान था? तो 15 प्रश्न नंबर देखिए आप,
21वां शंकरदेव। 15वीं शताब्दी में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा गया का संबोधित किया गया। उनकी प्रमुख रचना काव्य रचना थी कीर्तन घोष। शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक, हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहत किया था। इसी धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। धार्मिक उत्सव के समय केवल एक ही पवित्र ग्रंथ चौकी रखी जाता था, जो नैवेद्य भक्ति निवेदित की जाती थी। इस संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना आप लोग। आगे बात करते हैं मीराबाई के जीवन की कृतियों प्रकाश डाली। अथवा था प्रश्न आपका मीराबाई। शंकरदेव लिख दो, मीराबाई लिख दो आप। मीराबाई के लिखेंगे हम मारवाड़ के मेरठ के राजा रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 1498 ईस्वी मेरठ के जिले के कुदकी गांव में हुआ था, जिनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल से कर दिया गया था। उन्होंने दाम्पत्य जीवन जीने से मना कर दिया था और कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक संत बन गई। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों को उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ईश्वर को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासियों के जोगिया वस्त्र धारण किए थे। उनके उचित पद खास तौर से गुजरात और राजस्थान में आज भी स्त्रियों पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत बनती रहेंगी। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी थी आपकी नरम दल, है ना, और कैबिनेट मिशन। नरम दल क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था? तो नरम दल गरम दल, है ना। तो नरम दल गरम दल नेता अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, विपिन पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी सिर्फ इस बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ते गए। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया था, दो दल में बढ़ गया था ये। कैबिनेट 1946, कैबिनेट मिशन 1946, 1946 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा की कि सम्राट की सरकार के निर्णय के लिए किया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। इस तरह की घोषणा के आधार पर 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। इसे शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स बात करें हम, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इस प्रतिनिधिमंडल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। प्रमुख सिफारिश थी भारत को एक संघ मान लिया जाएगा। इसमें भारत के सभी प्रांत देशी रियासत शामिल होगी। संघ की एक अपनी कार्यपालिका व्यवस्थापिका होगी, जिसमें प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। भारत का संविधान बनाने के लिए, है ना, एक संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 होगी। इनका बंटवारा प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। अगला प्रश्न बनता है माउंटबेटन योजना क्या थी, विस्तार से लिखिए। लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी, ध्यान दें आप लोग। यह भारत विभाजन योजना क्या थी, देखिए आप लोग। 20 फरवरी 1927 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को छोड़ देगी। इसकी सत्ता हस्तांतरण के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा। 3 जून 1947 को भारत विभाजन से संबंधी योजना स्वीकार की गई। इसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। हिंदुस्तान को पृथक एवं स्वतंत्र 2 राज्यों में विभाजन करना होगा। भारत संघ और पाकिस्तान संघ। पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को मिलकर बनाया जाएगा। भारत की अन्य देशी रियासतों को छूट दी गई कि वे अपने अनुसार किसी भी संघ में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। यह विभाजन की योजना कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर ली थी। कुछ समय पश्चात ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने पास कर दिया। इसी के साथ भारत से ब्रिटिश सरकार के शासन का अंत हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद हो गया। 23वां प्रश्न बनता है आपका मानचित्र का। तो बेटा, इसमें मानचित्र में आपको नक्शा दिया जाएगा। नक्शे में आपको इन जगहों को भरना होगा। ध्यान दें आप, कौन कौन सी जगह है।
तो भारत के सीमांक आपने पहले भरना होगा आपको। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर, देखिए आप चित्र में सामने नक्शा दिया गया है, कालीबंगा, भज्जी, तक्षशिला, मेरठ, ध्यान देना आप लोग। आप अगला दूसरा प्रश्न बनेगा, भारत के सीमांकित मानचित्र निम्नलिखित प्रदर्शित किया गया। तो सारनाथ देखिए भरा हुआ है इस चित्र में, मथुरा, मैसूर, आगरा, चंपारण। इस प्रकार से आपके 23 प्रश्न पूरे होते हैं। मेरा यही कहना है आपसे कि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय मां भारती।